नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे MA हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की जो पुस्तक है मध्यकालीन काव्य, उसके जो कवि जायसी जी हैं उनका प्राकृतिक चित्रण कीजिए। तो ऐसी और एजुकेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जायसी का प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति मानव की चीज सहचरी होती है। मानव प्रकृति की गोद में क्रीड़ा करता है, खेलता है और अपने जीवन की तरफ अग्रसर होता है। प्रकृति उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। प्रकृति ने मानव की चक्रवात की तरह अर्थ से इति तक घेरा हुआ है। प्रकृति के 5 तत्वों से भी मानव का जन्म होता है। प्रकृति में ही मानव पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। प्रकृति जो है वो पद्मावत में कविवर जायसी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया हुआ है। कवि ने मानव की चीज सहचरी प्रकृति के क्रियाकलाप को भावपूर्ण दृष्टि से देखा तथा प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों को स्थापित करते हुए प्रकृति के सुंदर और सरस चित्र अंकित किए हैं। इसका यही कारण हो सकता है कि कवि का जो हृदय है वो प्रकृति की सुंदर क्रीड़ाओं को देखकर मयूर के समान नाचता हुआ दिखाई देता है। प्रकृति की गोद में मनुष्य अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो प्रकृति का जो चित्र है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण, रहस्यात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, उपदेशात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, मानवीकरण में प्रकृति चित्रण, वातावरण निर्माण के रूप में प्रकृति चित्रण, संवेदनात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, दूती के रूप में प्रकृति चित्रण और अलंकारिक रूप में प्रकृति का चित्रण। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण। आलंबन रूप में प्रकृति वर्णन पद्मावत का सिहलद्वीप वर्णन खंड तथा समुद्र वर्णन के 2 स्थानों पर हुआ है। ये दोनों वर्णन किसी पात्र विशेष की मन स्थिति अथवा किसी परिस्थिति विशेष के उद्दीपन में सहायता नहीं देते। सिहलद्वीप की उपमा कवि कैलाश के साथ देता है। यहाँ कवि ने पूर्ण शैली अपनाते हुए प्रकृति का सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। मानव और प्रकृति का परस्पर गहरा संबंध है, चाहे स्थिति सुखद हो या फिर दुखद हो। प्रकृति का मानव हृदय पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। एक ही प्रकार से प्रकृति का सौंदर्य उस व्यक्ति की आंखों में आंसू ला देता है जब पहले से ही वो दुखी है। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न से पुलकित है तो प्रकृति उसके हृदय में हर्ष का संचार करती है। जायसी ने अपने पात्रों की मनोदशा के अनुसार ही प्रकृति के व्यापारों की योजना की है। इसका अगला पॉइंट है रहस्यात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। जायसी ने प्रकृति का वर्णन रहस्यात्मक रूप की झांकी प्रस्तुत करते हुए उस रहस्यमयी सत्ता की ओर संकेत किया है जो परोक्ष रूप में संपूर्ण संसार का नियमन करती है और सौंदर्य के साथ संपूर्ण संसार में व्याप्त है। कवि ने अनेक स्थलों में उस ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत किया है। इसकी अगली विशेषता है प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति का वर्णन करते समय कवि ने कुछ मौलिक प्रतीकों की भी योजना की है जिनके द्वारा न केवल कथा भाग स्पष्ट हो जाता है बल्कि कवि का कर्तव्य भी स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि सिंहलगढ़ को परब्रह्मा का परम धाम तथा ब्रह्मलोक मानते हैं और उसके बारे में कवि लिखता है कि वह गढ़ आकाश से भी ऊंचा है, मनुष्य की स्थूल आंखें उस तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसका अगला पॉइंट है उपदेशात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। जायसी जी ने प्रकृति के उपदेशात्मक रूप का भी अंकन किया है। स्थान स्थान पर कवि प्रकृति के माध्यम से पाठकों को उपदेश देने का प्रयास करता है। सुआ खंडन में तो तोता वंदन पड़ जाता है तो कवि मानव मात्र को ये उपदेश देता है कि धन के गर्भ में लीन होकर सुख और भोग में इतना मस्त सुख और दुख के भोग में इतना मस्त हो जाता है कि उसे अपने दाता ईश्वर को
मृत्यु का भी ध्यान नहीं रहता। इसकी अगला प्राकृतिक चित्र है मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण। जायसी ने पद्मावत में मानवीकरण रूप में प्रकृति का सुंदर अंकन किया है। मानसरोवर खंड में मानसरोवर एक मानव के समान चेष्टाएं करता दिखाई दिया है। वह पद्मावती के चरणों में स्पर्श करके शीतल हो जाता है, उसकी सारी तपन बुझ जाती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पद्मावती के मधुर और शीतल गंध का स्पर्श करके मानसरोवर के सभी ताप शांत हो जाते हैं और शीतलता का आभास होने लगता है। इसका अगला पॉइंट है वातावरण निर्माण के रूप में प्रकृति चित्रण। पद्मावत के कवि ने वातावरण निर्माण के रूप में भी प्रकृति का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे बोला कि पद्मावती के कवि ने, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि पद्मावत जो है वो किसने लिखी है। तो पद्मावत जो है वो जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे घुमाया गया है कि पद्मावत की जो कवि हैं वातावरण निर्माण में के रूप में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। जब राजा रतन सेन साधना मार्ग के सभी कष्टों तथा बाधाओं को पार करके सिद्धि प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तब उस समय वातावरण का निर्माण करने के लिए कवि ने सातवें समुद्र यानी कि मानसरोवर का वर्णन किया हुआ है। इसकी अगला प्राकृतिक चित्रण है संवेदनात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। कवि ने पद्मावत में संवेदनात्मक रूप में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया हुआ है, सुंदर झांकी प्रस्तुत की हुई है। प्रकृति नागमती के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हुई चित्रित की गई है। नागमती संदेश खंड में एक पक्षी विरहिणी नागमती से कहता है कि तू बार बार सब पक्षियों को जला रही है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण तुझे नींद नहीं आती, ऐसा कौन सी कारण है जिसके कारण तुझे नींद नहीं आता। वह पक्षी विरहिणी नागमती के रूप में विरह की बातें सुनता है और उसके कष्टों को सुनकर उसकी विरह व्यथा दूर करने के लिए सिहलदीप जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी अगली प्राकृतिक चित्रण है दूती के रूप में प्रकृति चित्रण। कवि ने प्रकृति को संदेश वाहक के रूप में भी चित्रित किया है। नागमती विरह में व्यथित होकर वन में भटकने लगती है, रो रो कर वह 12 महीने गुजार देती है। तब वह वन में पशु पक्षियों के सामने अपनी व्यथा को व्यक्त करती है। एक पक्षी नागमती की विरह व्यथा का संदेश लेकर सिहलदीप की ओर चला जाता है। इसकी अगली प्राकृतिक चित्रण है अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण। जायसी ने पद्मावत में प्रकृति वर्णन का उपयोग अलंकारों के रूप में भी किया है। इस महाकाव्य में प्रकृति ने अनेक उपमान देखे जा सकते हैं। विशेषकर रूप में सौंदर्य का चित्रण करते समय कवि ने प्रकृति के अनेक पदार्थों की ओर उपमाएं प्रस्तुत करता है। विशेषकर पद्मावती का नक्सिक वर्णन करते समय उसकी आंखों की तुलना प्रकृति के पदार्थों के साथ की गई है। तो इसी प्रकार कवि ने समुद्र, पर्वत, वन, नदी, चंद्रोदय, सूर्योदय, संध्या, रात्रि, उदापन आदि का विस्तृत वर्णन किया है। यही नहीं पर कवि ने प्रकृति में एक विराट सत्ता के दर्शन कराता है। उसे लगता है कि प्रकृति कण कण में व्याप्त है। भले ही जायसी का प्रकृति वर्णन देशगत, कलागत और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता हो, लेकिन इस पर भारतीय और फारसी दोनों ही पद्धतियों का प्रभाव स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।